एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 300 ड्रग्स में से, टॉप 300 सेलिंग ड्रग्स में से एक और ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लिसिनोप्रिल। इस सीरीज़ में मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एटोर्वास्टैटिन और मेटफॉर्मिन के बारे में मैंने जानकारी पहले ही बता दी है। तो आज की जो हमारी दवा है वो है लिसिनोप्रिल। तो देखिए, लिसिनोप्रिल का जो मैकेनिज़्म है कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बहुत ही आसान से भाषा में समझने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के रखा है जिसमें मैंने सबसे पहले लीवर लिख रखा है। तो देखिए, लीवर से निकलता है एक चीज़ जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, लीवर से हमें मिल रहा है, सिक्रीट हो रहा है हमारे लीवर से एंजियोटेंसिनोजन, जो कि कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के लिए इसे एक एंजाइम की ज़रूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनिन। इसको क्या कहते हैं हम, रेनिन। और ये रेनिन कहाँ से आ रहा है, ये रेनिन आता है किडनी के पास से। तो किडनी ने दिया रेनिन और लंग्स, लीवर से निकला है एंजियोटेंसिनोजन। तो जो किडनी से रेनिन आया, इसने एंजियोटेंसिनोजन को क्या किया, कहा भाई तुम एंजियोटेंसिन 1 में बदल जाओ अब। तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल दिया। अब लीवर हो गया, किडनी हो गया। अब लंग्स ने क्या किया, इसी समय पे लंग्स ने निकाला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। ठीक है, लंग्स ने निकाला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, जिसने क्या कहा कि भाई अब एंजियोटेंसिन 1 तुम एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाओ। तो ये एंजियोटेंसिन 1 किस में बदल गया, एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया। तो अब यही एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या करता है, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, मतलब वेसल्स को सिकोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक नेचुरल वेसो कंस्ट्रिक्टर है एंजियोटेंसिन 2। तो जब इतना हो गया तो अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है और भी बहुत काम करता है। क्या करता है, इसने क्या किया है, इसने किडनी में क्या कर रहा है, किडनी में ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोल को क्या कर रहा है, सिकोड़ दे रहा है। और साथ ही साथ सोडियम और वाटर के सोडियम और H+ आयन, हमारी बॉडी में 3 आयन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे दर्शक जो है वो फार्मासिस्ट ही नहीं, बहुत सारे नॉर्मल लोग भी हैं, तो उनको बता दें सोडियम, पोटेशियम और H+ आयन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम भी है, बट सोडियम और पोटेशियम का जो इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये जो है जो ये एंजियोटेंसिन 2 आया, ये क्या कर रहा है, किडनी में ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोल को सिकोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से सोडियम और H+ आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, सोडियम और H+ आयन की एक्सचेंज एक्टिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भाई क्या हो गया, बढ़ गया। और जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जब एरिया कम होता है तो पानी और तेज़ी से बाहर निकलता है, और जितना एरिया ज़्यादा हो जाता है पानी धीरे धीरे जाता है। तो ठीक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। जब वेसल सिकुड़ गई तो ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा वो मैंने आपको पहले बताया, किडनी से। ठीक है, अब आगे आइए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यही एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। क्या करता है, एंटीरियर डायूरेटिक्स हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। अब आ जाते हैं स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में ये क्या करता है, हाइपर टेंशन कॉज कर देता है, टेंशन बढ़ा देता है। और वहीं हाइपोथैलेमस में अगर हम चले जाते हैं तो प्यास को बढ़ाता है, थर्स्ट, स्टिमुलेट थर्स्ट। ठीक है, प्यास को बढ़ाता है। वहीं अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स में आ जाएं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और यही एल्डोस्टेरॉन जो बढ़ा है ना सिक्रीशन इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स में, यही अंत में जाके क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा दे रहा है यही। ठीक है, यही एल्डोस्टेरॉन। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब आ जाते हैं, देखिए हमें तो पढ़ना है लिसिनोप्रिल, लेकिन उससे पहले हम रेनिन को भी एक बार समझ लें।
रेनिन, जो किडनी से रेनिन निकल रही थी, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल रही थी, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और साथ ही साथ सोडियम के डिलीवरी को कम करती है और साथ ही साथ सिंपैथेटिक टोन को बढ़ा देती है। ये कुछ 2-3 चीज़ें ये करती हैं। अब देखिए आगे बढ़ें, हमें लिसिनोप्रिल जानना है। तो लिसिनोप्रिल क्या करता है भाई, जो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में बदल रहा था रेनिन की मदद से, और उसके बाद यही एंजियोटेंसिन 1 लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में बदल रहा था, इसी को रोक देता है लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल कहता है भाई एंजियोटेंसिन 1 तुम एंजियोटेंसिन 2 में नहीं बदलोगे, और जब तुम एंजियोटेंसिन 2 में नहीं बदलोगे तो तुम आगे चल के वेसल को कंस्ट्रिक्ट भी नहीं करोगे और हाइपरटेंशन भी नहीं होने दोगे। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर तुम क्या कर दोगे भाई, धीरे से तुम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर दोगे, कम कर दोगे। यानी कि ये जो दवा है ये मोस्टली कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में यूज़ की जाती है, जिनकी हृदय संबंधित समस्याएं होती हैं। अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ें मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब आगे आते हैं, आगे देखिए इसके ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो जो जेनेरिक है वो तो लिसिनोप्रिल है ही, लेकिन ब्रांड में किस किस नाम से आ रही है भाई, ब्रांड में ये आ रही है प्रेनिवल के नाम से, क्वेब्रिलिस और जेस्ट्रिल के नाम से। और आपको पता है ये ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। अब ये क्या करता है ये मैंने यही बता दिया आपको, 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब पहले ही बता दिया। और क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में आता है, वेसल को कंस्ट्रिक्ट नहीं होना है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर और हाई BP को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी, ठीक है, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए सबसे पहले बता दें 1 mg पर ml ओरल सोल्यूशन के फॉर्म में उपलब्ध है मार्केट में, साथ ही साथ 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 mg ओरल टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध है मार्केट में ये। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेंथ इसकी आती है। और ये कौन सी स्ट्रेंथ किसको देनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे। इनफैक्ट अगर किसी को ऐसी समस्या है और आपको लग रहा है कि इसको हमारे जैसी ही समस्या है, तो आप उसको ये दवा नहीं देंगे अपने से, उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसाइड करेगा कौन सी स्ट्रेंथ और कितने दिन तक देनी है। ठीक है, इतना फ़ायदा तो कर दी इस दवा ने आपको, अब नुकसान भी तो कुछ करेगी। तो आइए नुकसान देख लेते हैं। देखिए वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और शेयर कर रही हूँ जो हमारे दूसरे चैनल का है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो हेडेक, सिरदर्द, चक्कर आना, कफ, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और चेस्ट पेन। ब्लड प्रेशर तो हम पहले ही कम कर रहे हैं, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट है कि कुछ ज़्यादा भी कम हो सकता है और सीने में दर्द भी हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अब देखिए ये तो कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला उस सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा क्या होता है कि जो हमारी स्किन के नीचे वाली लेयर होती है वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग्स हो जाता है, वाटर का डिपोजिशन हो जाता है। जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो क्या होता है, जब स्वेलिंग होगी तो वो सब तरफ स्वेल कहाँ पे होगा, ओंठों पे होगा, फेस पे होगा, जीभ पे होगा, गले में सूजन आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर भाई ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो हमने इसको कहा हाइपोटेंशन, और जब बढ़ गया तो हमने उसको कहा हाइपरटेंशन। तो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो सकता है। अब हाइपोटेंशन हो जाएगा भाई तो क्या होगा, वीकनेस आएगी, चक्कर आएगा, घबराहट छूटेगी, थकान लगेगी, ये इसके लक्षण हैं। अब दूसरा जो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है भाई, लीवर डैमेज। लीवर बहुत ज़रूरी ऑर्गन है बॉडी में। क्या करता है ये सारी भी चीज़ों को मेटाबोलाइज करता है। जो ड्रग भी ले रहे हैं यहाँ पे ही मेटाबोलाइज होती हैं। तो लीवर को क्या करना है, अगर लीवर में डैमेज हो सकता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, फिर हिपैटोटॉक्सिसिटी क्यों हो गई, क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हुई, बाहर नहीं निकली बॉडी के, तो लीवर में ही इकट्ठा हो गई, तो वहाँ पे जहर का काम करने लगती। फिर वहाँ पे क्या हो सकता है,
नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है भाई, खुजली हो सकती है, भूख नहीं लगेगी, साथ ही साथ जो पुप का कलर है वो लाइट कलर का हो जाएगा और साथ ही साथ यूरिन का कलर डार्क कलर का हो जाएगा। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब किडनी भी डैमेज हो सकती है, किडनी भी डैमेज हो सकती है। किडनी क्या कर डैमेज हो गई तो क्या होगा, जो यूरिनेशन है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ पैरों में सूजन आने लगेगी क्योंकि वाटर का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और तलवों में और कहाँ फीट में भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। इकट्ठा होगा पानी तो सूजन तो आएगा ही। फिर उसके बाद दूसरा हाइपर कैलेमिया। कैलेमिया जो वर्ड है वो पोटेशियम के लिए यूज़ होता है और नाइट्रेमिया जो होता है वो सोडियम के लिए यूज़ होता है। तो अगर हाइपर कैलेमिया की बात कर रहे हैं तो पहले ही बताया, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम ज़्यादा हो गया भाई, पोटेशियम लेवल बढ़ गया। तो पोटेशियम लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, मसल्स में कमज़ोरी, हार्ट रेट धीमी हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ और जो हृदय गति होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर आइए फिर से याद दिला दूँ दोस्तों, नए हैं तो चैनल वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए लो न्यूट्रोफिल काउंट्स, न्यूट्रोफिल्स यानी कि WBC मतलब कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करते हैं, मतलब बीमारियों से लड़ने में सहायता देते हैं WBC। अगर WBC कम हो गया तो यानी कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर पड़ गया, हम बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे और इस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रोपेनिया। क्या कहते हैं, न्यूट्रोपेनिया। अगर ये वाली स्थिति आ गई तो क्या होगा, ठंड लगेगा, बुखार आएगा, साथ ही साथ पसीना भी होगा और सांस जो है लेने में दिक्कत भी हो सकती है और गले और मुंह में क्या हो सकता है, सोर्स छाले टाइप के भी निकल सकते हैं। तो ये WBC की कम होने की वजह से हो सकता है। फिर आगे आइए, बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है जिसमें कि क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है और घुटनों जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये कुछ भी साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, ये इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बाद में ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो देखिए, अगर कोई भी OTC मेडिकेशन मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ठीक है, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अगर यूज़ कर रहे हैं या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मिनरल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर कोई भी हर्बल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर एक बार बताएं कि मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ, तो डॉक्टर उसके बाद क्या करना है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ ड्राइव, देखिए ये लिसिनोप्रिल एक ऐसी दवा है जिससे अलर्टनेस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, इंसान की चेतनता में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको लेने के बाद लिसिनोप्रिल दवा को खा रहे हैं जो लोग, वो ड्राइव ना करें या कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी की बात करें अगर हम, तो देखिए प्रेग्नेंट महिलाएं इस दवा को ना लें, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो डॉक्टर से ज़रूर बताएं उन्हें ये दवा नहीं लेनी है, क्योंकि ये दवा जो है बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, बेबी को नुकसान भी पहुंचा सकती है और बेबी की गर्भ में ही मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में ये दवा नहीं लेनी है। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर मैं बात करूं तो जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बताना है और ये दवा अवॉइड करनी है। फिर आइए, कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जिनके संग जो अगर ले रहा है पेशेंट तो उसे क्या करना है, डॉक्टर को बता देना है कि मैं ये दवाएं पहले से ले रहा हूँ, तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि लिसिनोप्रिल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए मैं पहले ही बता दूँ, अक्सर लोग मुझे ये कमेंट करते हैं तो जब सब डॉक्टर डिसाइड करेगा तो ये हम क्यों बता रहे हैं। देखिए खुद कुछ जानकारी खुद भी होनी चाहिए, डॉक्टर जो डिसाइड करेगा वो तो करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था बन जाती है कि हम सोच नहीं पाते और समझ नहीं पाते कि हमें अब क्या करना है। तो ये सारी वीडियो सिर्फ उसी लिए हैं ताकि आपके माइंड में ये सारी समस्याएं पहले से ही बैठी हों और आपको पता हो कि अगर ये मेडिसिन है, ये समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बिल्कुल नहीं होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दें, सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल ही अवॉइड करना है आपको। फिर आइए, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जैसे कि एलिस्केरिन जो कि हमेशा ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा होता है उनके लिए यूज़ करते हैं। देखिए कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं ना कि डॉक्टर से छुपा ले जाते हैं, वो बताना ही भूल जाते हैं कभी कभी कि मैं ये दवाएं भी ले रहा हूँ या ये समस्या मुझे पहले से हैं। तो ये वीडियो उसी लिए है,
कि आप बताएं डॉक्टर को कि आपको ये क्या क्या समस्याएं हैं, आप कौन कौन सी दवा ले रहे हैं। ये एक प्रिस्क्रिप्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको डॉक्टर को बताना ही है, कुछ भी भूलना नहीं है, भूलने जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब आइए, एलिस्केरिन जो कि ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा होता है वो यूज़ करते हैं। अब एंट्रेस्टो या फिर जिसको हम क्या कहते हैं सैक्यूबिट्रिल या फिर वल्सार्टन, जो कि हार्ट फेलियर के केस में जिनका हार्ट कमज़ोर होता है उस केस में इस दवा को यूज़ किया जाता है। तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि वो ये सारी दवाएं ले रहे हैं। दूसरी, कोई भी पोटेशियम कंटेनिंग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आइब्यूप्रोफेन वगैरह ये सब ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दूसरा, लिथियम जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उन ड्रग में जो पेशेंट मेंटल कंडीशन के लिए जो दवा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें लिथियम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यानी कि अगर आप मेंटल कंडीशन वाली कोई दवा भी यूज़ कर रहे हैं, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन वाली भी, तो वो डॉक्टर को आप बताएं कि मैं ये दवा ले रहा हूँ पहले से। एस इनिबिटर्स कोई पेशेंट पहले से ही ले रहा है, एस इनिबिटर ये भी है और आप पहले से भी ले रहे हैं, तो डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम। तो एस इनिबिटर्स को पहले से तो बताएं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स अगर पहले से ले रहे हैं, जो कि क्या करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में यूज़ होता है। फिर एवरोलिमस, साइरोलिमस या टेमरोलिमस जो कि कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है। एवरोलिमस एफनिटॉर या फिर जॉट्रस के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर ये सारी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, कैंसर एंटी कैंसरस कोई भी ड्रग ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। या फिर कोई भी मेडिसिन जो पहले से ही आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था उसके लिए यूज़ कर रहे हैं या कैसे भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर को बताएं। या फिर आप डायबिटिक में हैं और एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस भी यूज़ कर रहे हैं तो भी डॉक्टर से बताना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था लिसिनोप्रिल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, और कोई सुझाव कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं बहुत सारे लिंक्स शेयर करूँगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, और हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक शेयर करेंगे, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।